सर आज की जो जरूरत थी। आपका माइक्रोबैक्टीरियम है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ये मोर इन्फेक्टेड है लेकिन ये डिजीज नहीं कर पाएगा। यानी अगर ये रोड सेप बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम। किस नाम से जाना जाता है? आपके लेप्रोसी को सोशियल डिजीज के नाम से भी नहीं जाना जाता। तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें इनको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि हैंसन डिजीज किसे बोला जाता है, सोशियल डिजीज किसे बोला जाता है। तो आपका आंसर होगा वहाँ पे हैंसन डिजीज बोला जाता है आपके लेप्रोसी। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो लेप्रोसी को कुष्ठ रोग भी बोला जाता है, क्योंकि आपने अच्छी तरह सुन रखा होगा कुष्ठ रोग। और इस कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? आपका हैंसन डिजीज, लेप्रोसी या सोशियल डिजीज। सबसे पहले इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं। अगर मैं इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करूं तो आपने सुन रखा होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसका एक पॉजिटिव एजेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका एक रोड सेप बैक्टीरिया है। रोड सेप बैक्टीरिया है, रोड सेप बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट आपको बता दें, आपने सुना होगा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। और एक आया था आपका नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ये आपका आया था 1983। 1983 में आपका आया था नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। और अगर आपको पूछे कोई नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम तो आपको बताना है 1955। आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। आप इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूँ आपके सबसे पहले इम्पोर्टेंट नेजल डिस्चार्ज की, अगर मैं बात करूँ आपके नेजल डिस्चार्ज की, और इस नेजल डिस्चार्ज में भी अगर मैं बोलूँ कि 1 ml नेजल डिस्चार्ज, 1 ml नेजल डिस्चार्ज, तो इसमें पाए जाते हैं आपके 1 मिलियन से 2 मिलियन तक, 2 मिलियन तक आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इम्पोर्टेंट मार्क करें इसको कि आपका जो 1 ml नेजल डिस्चार्ज है उसमें मिलता है 1 मिलियन, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख क्या? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो आपका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये क्या हुआ? मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है डिजीज का वो आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड नीडल से भी होता है। लेकिन अगर मैं मोस्ट कॉमन बात करूँ, मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन, तो आपको बताना है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है आप सब जानते हो, पहले मैं ही बता चुका हूँ आपको। आगे देखते हैं, अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड इतना क्यों होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जो आपका लेप्रोसी है, जो लेप्रोसी है ये मोर इन्फेक्टेड डिजीज है, मोर इन्फेक्टेड डिजीज है। बट लेकिन ये लेस पैथोजेनिक है। इम्पोर्टेंट क्या कहती है ये लाइन अपने को?
अगर मैं बात करूँ आपके लेप्रोसी की, तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये मोर इन्फेक्टेड है, मतलब बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन, मतलब इन्फेक्शन इसका बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है जिसमें आपका इन्फेक्शन तो आ चुका है, तो क्या ये इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं? क्या इसमें डिजीज कोज कर रहा है, डिजीज को उत्पन्न कर रहा है? अगर ये डिजीज को उत्पन्न कर रहा है तो उसको बोलेंगे आप पैथोजेनिक है। तो जो आपका माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये मोर इन्फेक्टेड है लेकिन ये डिजीज नहीं कर पाएगा। यानी अगर ये इन्फेक्शन कोज कर रहा है लेकिन डिजीज कोज नहीं कर रहा है, ये साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोलेंगे लेस पैथोजेनिक कंडीशन। मतलब ये आपकी बॉडी में चला तो गया लेकिन डिजीज कोज नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप बोलेंगे लेस पैथोजेनिक कंडीशन। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, जो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है या माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, ये मोर इन्फेक्टेड है और लेस पैथोजेनिक। इसलिए ये आपकी बॉडी में गया और वहाँ पे ये कैरियर का काम कर रहा है, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है आपकी स्किन के ऊपर, रीजन्स के ऊपर, तो ये कैरियर का काम करेगा और डिजीज कोज करने में लगभग 3 to 5 ईयर का समय ले लेता है। इसी को आप बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 साल। आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको बता के चलिए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है 3 to 5 ईयर। अगर मैं कार्डिनल साइन की बात करूँ कि कौन कौन से साइन हैं जो कि देखने को मिलेंगे उस पेशेंट जो कि लेप्रोसी से पीड़ित है या लेप्रोसी से पीड़ित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाइपोपिगमेंटेड पैच, जो स्किन होगी, जो पेशेंट की स्किन होगी, स्किन पर आपको पैच दिखाई देंगे। और ये पैच कैसे होंगे, ये पैच कैसे होंगे? हाइपोपिगमेंटेड। कैसे होंगे? हाइपोपिगमेंटेड। हाइपो मतलब एक ऐसी कंडीशन जो स्किन पे पैच बनाती है। और कौन से पैच? हाइपोपिगमेंटेड पैच। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आप देख सकते हो कि इस पेशेंट की बैक पे कुछ आपको हाइपोपिगमेंटेड पैच दिखाई दे रहा है, जो आपकी आसपास की स्किन की तुलना में क्या है? हाइपोपिगमेंटेड है, या मैं कह सकता हूँ कि कम रंगहीन है। वो अब इतने रंगीन नहीं है इसकी तुलना में, आसपास की स्किन की तुलना में। तो ये क्या हो गया? हाइपोपिगमेंटेड पैच। हाइपोपिगमेंटेड पैच बनते हैं किसमें? आपके इसका कार्डिनल साइन और इरिथमेटस प्लेक्यू या पैच। आपके इरिथमेटस प्लेक्यू बनते हैं या पैच बनते हैं। मैं कह सकता हूँ रंगीन, जैसे इसके किनारे कैसे हैं, रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको ये किनारे। जहाँ पे आप देख सकते हो स्किन पे रेड कलर के किनारे दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे हो गए? इरिथमेटस प्लेक्यू या पैच। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले इसके पैच कैसे बनते हैं? प्लेक्यू पैच बनते हैं कंप्लीट और पार्शियली लॉस ऑफ सेंसेस। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ आपके लेप्रोसी, इस लेप्रोसी में जो आपका पैच बनते हैं, आपके लेप्रोसी में जो पैच बनते हैं वो कैसे होते हैं? आप बोल के चल सकते हो कि कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेस। जैसे मैं आपको बता के चलूँ टच का, अगर आप ऐसे पेशेंट की उस जगह को टच करोगे तो क्या पता आपको टच फील ही ना हो। अगर वहाँ पे आप कोई गर्म चीज़ जैसे मान के चलो टेम्परेचर, आपने गर्म पानी का गिलास वहाँ टच करवाया तो उसको टेम्परेचर फील ही नहीं हो रहा। आपने आइस का टुकड़ा लिया और उस जगह को आप टच करवा रहे हो, उसको ठंडा फील ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर उसको
कंप्लीट और पार्शियल लॉस देखने को मिलेगा किसका, सेंसेशन का। किसमें, लेप्रोसी वाले पेशेंट में। तो कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, उसको ये अनुभव नहीं होगा कि उसके कुछ स्थान पे कोई गर्म चीज टच की जा रही है, कोई ठंडा टच किया जा रहा है। तो मैं कैसे कहूँ, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। इम्पोर्टेंट बात, थिकनिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व होती है, उनका थिकनिक देखने को मिलेगा, मतलब वो पहले से ज़्यादा इंफॉर्म होगी, या मैं कह सकता हूँ कि मोटी होगी, या थोड़ी मोटी होगी। तो आप उसको बोलेंगे थिकनिंग देखने को मिलेगी पेरिफेरल नर्व में। तो आपका जो कार्डिनल साइन कौन कौन सा हुआ, सबसे पहला आपका हुआ हाइपो, हाइपोपिगमेंट होना किसका, स्किन का। स्किन का जो एरिया वो क्या हाइपोपिगमेंटेड होता है। और दूसरा क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन वो भी कैसा आपको, पार्शियल एंड कंप्लीट। ये क्या देखने को मिलेगा आपको, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट जो आपका तीसरा है वो है थिकनिंग हुआ, थिकनिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व, थिकनिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व। जो आपका नर्व सिस्टम है उसमें जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, ये आपका नर्व सिस्टम का जो नर्व है ये क्या हो सकता है, हो सकता है, इन्फ्लाम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी उस पेशेंट में जिसको कि क्या है, लेप्रोसी। एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज हाइपोपिगमेंटेड। लेप्रोसी है उसमें सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है तो आप स्टार मार्क करके चले, हाइपो पिगमेंटेड पैच बनते हैं, वेयर लॉस ऑफ सेंसेशन, जहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन आपको और मे बी प्रेजेंट, और प्रेजेंट भी हो सकता है। लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। ये सेंसेशन कैसा हो सकता है, टेम्परेचर का, टच का, पेन का या प्रेशर का। तो ये लॉस ऑफ सेंसेशन आपको देखने को मिल सकता है उस स्थान पे जहाँ पर पैच बने हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया था आपके एग्जाम में और इसका आंसर काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे कि जो आपका हाइपो पिगमेंटेड पार्ट, हाइपो पिगमेंटेड एरिया बोल के चलो, तो वहाँ पर जो सबसे पहले आपको लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिल रहा है वो कौन सा लॉस ऑफ सेंसेशन सबसे पहले देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आया था आपके पहले, आप इसको स्टार मार्क करना। जैसे यहाँ पे दे रखा टेम्परेचर इज लॉस लेटर ऑन टच सेंसर, एट फर्स्ट टेम्परेचर इज लॉस लेटर ऑन टच सेंसेशन। सबसे इम्पोर्टेंट ना मार्क करें, जो आपका टेम्परेचर है वो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, लॉस देखने को मिलता है। जब मैं कह सकता हूँ कि जो टेम्परेचर सेंसेशन है वो सबसे पहले लॉस देखने को मिलता है, सबसे पहले क्या होगा, लॉस होगा टेम्परेचर सेंसेशन। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, लॉस देखने को मिलेगा। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीओ में पूछा गया है पहले भी। और इसके बाद में जो भी सेंसेशन है, जैसे आपका टच है, आपका प्रेशर है, या आप बोल के चल सकते हो आपका पेन, ये जो भी सेंसेशन है ये आपके टेम्परेचर के बाद में लॉस होने वाले हैं। सबसे पहला तो कौन सा लॉस होगा, टेम्परेचर, फिर आपका टच, फिर देखने को मिलेगा आपका पेन, और सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा आपको प्रेशर।
तो ये आपका क्रम ही है जो कि उस पेशेंट के हाइपोपिगमेंटेड जो एरिया है वहाँ पर सेंसेशन का लॉस उसका क्रम है ये। तो आप इनको स्टार मार्क कर ले। सबसे पहले अगर मैं कार्डिनल साइन की बात करूँ तो हाइपोपिगमेंटेड देखने को मिलता है, मतलब जो स्किन होती है वो हाइपोपिगमेंटेड हो जाएगी और उसमें कंप्लीट या पार्शियली लॉस देखने को मिलेगा सेंसेशन का। जो आपकी नर्व है, पेरिफेरल नर्व है, वो नॉर्मल की तुलना में थोड़ी मोटी देखने को मिलेगी, या मैं कह सकता हूँ कि थिकनिंग देखने को मिलेगी। और इम्पोर्टेंट मार्क, फर्स्ट साइन क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेड होगा, जहाँ पर आपको लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिल सकता है, या प्रेजेंट भी हो सकता है या प्रेजेंट भी हो सकता है। फर्स्ट टेम्परेचर लॉस देखने को मिलेगा, उसके बाद में क्या, टच, पैन, और सबसे लास्ट में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, किसका, लॉस। आगे चलते हैं। अगर ये आपका डायग्राम था, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार जो आपका लेप्रोसी है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पोसिबैक्युलरी और मल्टीबैक्युलरी। अगर मैं आपको एक नई बात बताऊं, एक होता है आपका पोसिबैक्युलरी और मल्टीबैक्युलरी। देखो, अगर मैं आपके सबसे पहले पोसिबैक्युलरी की बात करूं, जो आपकी स्किन होती है, स्किन पे कुछ लीजन्स पड़ते हैं, कुछ लीजन्स मिलते हैं आपके लेप्रोसी में। अगर मैं पोसिबैक्युलरी वाले पेशेंट की बात करूं तो जो लीजन्स हो गए वो लगभग 1 से लेके 5 लीजन्स हो गए, 1 से लेके 5 लीजन्स बने हुए दिखाई देंगे। और अगर मैं मल्टीबैक्युलरी पेशेंट की बात करूँ या मल्टीबैक्युलरी लेप्रोसी की बात करूँ तो यहाँ पे होते हैं आपका 6 और मोर देन 6 लीजन। कहाँ पर, स्किन पे, ऑन स्किन। ये देखने को मिलेगा आपको कौन से पेशेंट में, जिसको कि आपका मल्टीबैक्युलरी वाले पेशेंट पे, मल्टीबैक्युलरी लेप्रोसी में, और एक आपका होता है पोसिबैक्युलरी। तो उसमें आपको जो स्किन पे लीजन दिखाई देंगे वो 1 से 5 तक लीजन दिखाई देंगे। तो आप इसको स्टार मार्क कर ले। यहाँ देखते हैं पोसिबैक्युलरी और मल्टीबैक्युलरी। अगर मैं पोसिबैक्युलरी पेशेंट की बात करूंगा तो पोसिबैक्युलरी पे जो स्किन पे लीजन दिखाई दे रहे हैं 1 से 5, और आपका जो मल्टीबैक्युलरी है उसके स्किन पे लीजन दिखाई दे रहे हैं 6 या 6 से ज़्यादा स्किन लीजन दिखाई देते हैं। नो नर्व, ओनली 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर मैं आपके लेप्रोसी की बात करूं तो सबको पता है लेप्रोसी में नर्व का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है वो भी कौन सी, पेरिफेरल नर्व। तो जो आपका लेप्रोसी है उसकी पेरिफेरल नर्व में क्या देखने को मिलता है, थिकनिंग। थिकनिंग देखने को मिलेगी, कौन सी वाली में, पेरिफेरल नर्व में, ठीक है। अगर हम बात करें पोसिबैक्युलरी की तो यहाँ पर जो नर्व होती है वो या तो इन्वॉल्व ही नहीं होगी, और अगर इन्वॉल्व होगी तो ओनली 1 नर्व, केवल एक नर्व ही क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। अगर मैं आपके मल्टीबैक्युलरी की बात करूं तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। स्किन स्मेयर नेगेटिव एट ऑल साइड। इंपॉर्टेंट बात, एक होता आपका पोसिबैक्युलरी, एक होता आपका मल्टीबैक्युलरी। अगर मैं बात करूं एक पेशेंट की तो पेशेंट का जो स्किन होता है, स्किन पे क्या दिखाई देते हैं, लीजन क्या दिखाई देता है,
तो ये अगर आपके उस पेशेंट जिसको पोसी बेसिलरी है उसकी स्किन पे क्या लीजन दिखाई दे रहे हैं और इनमें प्रेजेंट हो सकता है आपका बैक्टीरिया। अगर मैं बात करूँ आपके पोसी बेसिलरी पेशेंट की और एक बात करूँ आपके मल्टी बेसिलरी पेशेंट की, तो एक डिफरेंस ये भी होता है, जो आपका पोसी बेसिलरी वाला पेशेंट होता है इसका जो स्किन स्मीयर है, स्किन स्मीयर मतलब ऐसा सैंपल जो कि आपकी स्किन से लिया जाता है, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका कारण यह है क्योंकि जो आपका बैक्टीरियल लोड होता है, ये आपके मल्टी बेसिलरी की तुलना में बहुत कम होता है। मैं कह सकता हूँ कि नगण्य होता है, नील होता है। इसलिए आपका जो आप स्किन स्मीयर करोगे वो कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा पोसी बेसिलरी में, और पॉजिटिव आएगा आपका पॉजिटिव आएगा मल्टी बेसिलरी में। तो आप इसको स्टार मार्क कर लें। स्किन स्मीयर पॉजिटिव एट एनी वन साइड, आप कोई सी भी स्किन ले लो, किसी भी पार्ट की या किसी भी ऑर्गन की स्किन ले लो, वहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। और अगर मैं आपके पोसी बेसिलरी वाले पेशेंट की बात करूँ तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो बहुत कम मात्रा में, जो कि आपके स्मेल में आएगा ही नहीं, मतलब नील। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ओनली मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी कैन ट्रांसफर द डिजीज। अगर मैं बात करूँ आपके मल्टी बेसिलरी की, तो ओनली मल्टी बेसिलरी पेशेंट या मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी वाला पेशेंट ही क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसको, लेप्रोसी। इसका कारण यह है जो बैक्टीरियल लोड होता है आपका, बैक्टीरियल लोड जो होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, पोसी बेसिलरी की तुलना में। देखते हैं, तो ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम या मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी हो गया, जो कि आपका डिजीज को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, फैला सकता है। तो आप इसको स्टार मार्क कर ले। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक टेस्ट होता है स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट, जो कि डिपेंड होता है ऑन बैक्टीरियल लोड, जो कि किया जाता है बैक्टीरियल लोड के ऊपर। अगर मैं बात करूँ आपके पोसी बेसिलरी, तो वहाँ पर ही आपका नेगेटिव होता है, और मल्टी बेसिलरी की बात करूँ तो वहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों आपका जो टेस्ट होता है स्किन स्मीयर टेस्ट, जिसको आप स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट, आपके पोसी बेसिलरी में नेगेटिव आता है और आपके मल्टी बेसिलरी में आपके पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, आपके बैक्टीरियल लोड पे। ठीक है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर कर लें। स्टार मार्क इसलिए कर लें क्योंकि वो आपको पूछ सकता है CHO के एग्जाम में कि एक पेशेंट है जो कि आपका पोसी बेसिलरी का है, पोसी बेसिलरी, अगर ये पेशेंट पोसी बेसिलरी का है तो हमें बताइए जो स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट कि इसमें पॉजिटिव आएगा, क्या नेगेटिव आएगा, क्या आपका रिजल्ट अमान्य है, और आपको चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस दे दे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये क्या है, आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है बैक्टीरियल लोड, और आपका जो पोसी बेसिलरी जो है आपका लेप्रोसी, इसमें बैक्टीरियल लोड
बिल्कुल कम होता है, नगण्य के बराबर होता है, नील आप बोल के चल सकते हो, ठीक है। ओनली मल्टी बेसिलरी कैन ट्रांसफर कीजिए, तो आप इसको एक स्टार मार्क कर लें, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ओनली आपका मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी वाला पेशेंट क्या कर सकता है, डिजीज को ट्रांसफर कर सकता है या लेप्रोसी को ट्रांसफर कर सकता है, पोसी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी। तो अगर मैं बात करूँ आपके इंडिया में, तो आपके पोसी बेसिलरी और इसी प्रकार आपके मल्टी बेसिलरी के कुछ टाइप्स होते हैं, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेंटस। तो इनका आपने डीप में नहीं जाना, क्योंकि आपको डीप इनका नहीं पूछता है। जैसे मैं अगर बात करूँ आपके सबसे पहले इनडिटर्मिनेंट की, इसमें जो पेशेंट होता है उसकी स्किन पे लीजन्स बनते हैं और ये लीजन्स अपने आप को ठीक भी हो जाते हैं, फ्लैट होते हैं, जो भी है। तो इनके बारे में आप डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे और इतना आपको सीटों में नहीं पूछा जा सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। इसके टाइप्स होते हैं, आप उनको याद कर ले अगर किसी को याद करना है तो। देखो इम्पोर्टेंट बात, द मदर कैन ट्रांसफर द इन्फेक्शन बाय ब्रेस्ट मिल्क। जो मदर होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है, लेप्रोमेंटस लेप्रोसी। अगर मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पे एक होता है आपका लेप्रोमेंटस, एक होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस। अगर मैं बात करूँ आपके ट्यूबरकुलोइड की, ये आपका हिस्सा है पोसी बेसिलरी। और अगर मैं लेप्रोमेंटस की बात करूँ तो ये आपका हिस्सा है मल्टी बेसिलरी का। और मुझे पता है, अभी मैं पीछे पढ़ के आया था कि आपका जो मल्टी बेसिलरी होता है वो डिजीज को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका मतलब जो लेप्रोमेंटस जो होता है, लेप्रोमेंटस लेप्रोसी, ये क्या करेगा, डिजीज को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और यहाँ पर अगर मैं इस शब्द को देखूँ, द मदर कैन ट्रांसफर द इन्फेक्शन बाय ब्रेस्ट मिल्क इन लेप्रोमेंटस लेप्रोसी। अगर लेप्रोमेंटस लेप्रोसी है उस मदर को, तो वो क्या करेगी, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसफर करेगी किसको, इन्फेक्शन को। अगर यहाँ पर शब्द होता है ट्यूबरकुलोइड, अगर यहाँ पे शब्द होता है ट्यूबरकुलोइड, तो ये फिर आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोइड जो पार्ट है वो आपके पोसी बेसिलर का पार्ट है, पोसी बेसिलरी लेप्रोसी का पार्ट है। और आपका लेप्रोमेंटस लेप्रोसी ये आपका पार्ट है किसका, मल्टी बेसिलरी का। ठीक है, आगे चलते हैं। लेप्रोसी इज ए डिजीज हाई इन्फेक्टिविटी और लो पैथोजेनिसिटी। अगर मैं बात करूँ इस लाइन की, तो ये लाइन में शुरू में भी आपको बता के आ रहा था कि जो आपका लेप्रोसी है, ये लेप्रोसी इन्फेक्टेड, इसका फास्ट मतलब मैं कह सकता हूँ जो कोजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये कोजेटिव एजेंट, इसका इन्फेक्शन क्या होता है, फास्ट इन्फेक्शन होता है। लेकिन फास्ट इन्फेक्शन होने से कुछ नहीं होता, इसका जो पैथोजेनिसिटी पावर है या डिजीज कोज करने का पावर है, ये क्या है, लो है। तो क्या है इसका, लो पैथोजेनिसिटी पावर। तो इसका जो इन्फेक्शन पावर है वो क्या, फास्ट है, और पैथोजेनिसिटी जो पावर है वो क्या है, लो है। तो स्टार मार्क कर ले इसको। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिकल ट्रांसमिशन एंड इंसेक्ट वेक्टर। वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर टू आपके फीटस में, मदर टू फीटस में किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। मदर टू फीटस में आपका जो मल्टी बेसिलरी होता है, मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, ये ट्रांसफ़र हो सकता है। आपका पोसी बेसिलरी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल और आपका मल्टी बेसिलरी मदर टू फीटस में ट्रांसफ़र होता है। या इंसेक्ट वेक्टर, जो आपका इंसेक्ट है, जो उड़ने वाले कीड़े आप बोल सकते हो, उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है आपका।
कौन? आपका मल्टीबैसिलरी, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क ऑफ लेप्रोमेंटस लेप्रोसी मदर में कंटेन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे विच कैन ट्रांसफर टू इन्फेक्ट या ट्रांसमिटेड टू इन्फेक्ट। तो ये आपका ये ऊपर वाली लाइन ही हुआ जो मैं बता चुका हूँ, तो इसको आप स्टार मार्क करें। तो ये कुछ लाइंस थी, जैसे मान के चलो एक मदर है, उसको आपका मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी डिजीज है, और अगर मल्टीबैसिलरी डिजीज है तो वो मदर रोग फैला सकती है या डिजीज को ट्रांसफ़र कर सकती है किस तक? अपने बच्चे तक, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि इन्फेंट तक, ठीक है। तो इन्फेंट तक वो क्या करेगी? डिजीज को ट्रांसफ़र करेगी, किसके द्वारा? ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा या फीडिंग के द्वारा, मिल्क फीडिंग के द्वारा, ठीक है। हाईली इन्फेक्टिविटी डिजीज है और लो पैथोजेनिसिटी इसकी पावर है। वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, इंसेक्ट वर्टिकल आपका वेक्टर हो सकता है इसमें। तो ये सब आप बता के चलेंगे। अगर मैं इसकी डायग्नोसिस की बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्लिट स्किन स्मेल टेस्ट, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो पीछे में बता के आ रहा हूँ। एक होता है आपका पोसीबैसिलरी, एक होता है मल्टीबैसिलरी। अगर मैं पोसीबैसिलरी पेशेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा था, और अगर मल्टीबैसिलरी बात करूँ तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ रहा था। इसका कारण आपने क्या देखा? बैक्टीरियल लोड, बैक्टीरियल लोड ये आपने देखा था, ठीक है। कैसे करते? आइए हम बात करते हैं। अगर कोई एक पेशेंट है जिसको हमें टेस्ट करना है, क्या आपका लेप्रोसी है या नहीं उसको, तो हम सबसे पहले पिंच करेंगे, हम स्किन को पिंच करेंगे, हम उसकी स्किन को पिंच करेंगे और वहाँ पर एक कट लगाएंगे। कट आप जैसे मान के चलो ब्लेड होती है, ब्लेड से कट लगा सकते हो। पिंच करके स्किन को अपने कट किया और आपने वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया, स्मेल कलेक्ट किया। ब्लड का हो सकता है या आपका जो स्किन है, स्किन का जो एपिडर्मिस हो सकता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू आप लेके चल सकते हो, तो वो आप लेके चलोगे, ठीक है। और उसके बाद में आप जील नेल्सन स्टेनिंग करोगे, जील नेल्सन स्टेनिंग करोगे, ठीक है। और आप देखोगे कि आपको रोड से बैक्टीरिया दिखाई देगा, रोड से माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपको दिखाई देगा जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टेस्ट आपका नहीं है, नो कंफर्मेटिव टेस्ट। कंफर्मेटिव टेस्ट इसका कारण ये है क्योंकि आप जब ट्यूबरकुलोसिस पढ़ोगे, जब आप ट्यूबरकुलोसिस पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आप ऐसा ही देखोगे। तो आप ये नहीं लगा पाओगे अंदाज़ा कि आप ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कर रहे हो या फिर आप लेप्रोसी का टेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप इसको ये नहीं बोल सकते कि कंफर्मेटिव टेस्ट। स्लिट स्किन स्मेल टेस्ट आपको बताना है। पहले आप स्किन को पिंच करोगे, स्किन पे कट लगाओगे, कट लगाने के बाद आप कलेक्ट करोगे सैंपल को, आप जील नेल से स्टेनिंग करोगे और आप जब देखोगे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन से तो आपको रोड से माइकोबैक्टीरियम दिखाई देंगे, रोड से माइकोबैक्टीरियम लेवल दिखाई देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं पोसीबैसिलरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका टेस्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर मल्टीबैसिलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका क्या होगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि डिपेंड करता है आपके बैक्टीरियल लोड पे। तो आप इनको स्टार मार्क करें, ठीक है। पोसीबैसिलरी और आपका एक होता है मल्टीबैसिलरी। आगे देखते लेप्रोमीन स्किन टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट लेप्रोमीन स्किन टेस्ट। जैसे आपने मेंटोक्स टेस्ट आप ट्यूबरकुलोसिस में करते हो तो वैसे ही आपका टेस्ट है लेप्रोमीन स्किन टेस्ट। लेप्रोमीन स्किन टेस्ट ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। और अगर मैं मल्टीबैसिलरी की बात करूँ तो ये नेगेटिव होता है और पोसीबैसिलरी की बात करूँ तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सर ये क्या आप बता रहे हो? मल्टीबैसिलरी में आपने नेगेटिव बोला है और पोसीबैसिलरी में आपने पॉजिटिव बोला है, सर ये कैसे संभव है? तो ठीक है, आइए आज इसके बारे में बात करते थोड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं लेप्रोसी की बात करूँ, अगर मैं लेप्रोसी की बात करूँ तो इसमें जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो मेनली आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज़्यादा रोल इफेक्ट करती है या अपना ज़्यादा रोल निभाती है। कौन? सेल मीडिएटेड। तो क्या सर ये आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी का कोई काम नहीं होता है? लेकिन अगर मैं आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करूँ तो ह्यूमरल इम्यूनिटी की तुलना में उसका रोल कम है। सर हमें ये लेप्रोमिन टेस्ट में ये इम्यूनिटी कैसे काम आएगी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आप लेप्रोमिन टेस्ट करते हो, लेप्रोमिन स्किन टेस्ट, ये लेप्रोमिन स्किन टेस्ट इस बात पर डिपेंड है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी बॉडी में कितनी है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लेप्रोसी के अगेंस्ट आपकी बॉडी में कितनी है। ये डिपेंड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की प्रेजेंस कि आपकी बॉडी में कितनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है आपका पोसी बेसिलरी, एक होता है आपका मल्टी बेसिलरी। आपका जो पोसी बेसिलरी है और एक मल्टी बेसिलरी है, आपने देखा था इसमें माइकोबैक्टीरियम इसका क्या था? मैं कह सकता हूँ कि लोड था या बैक्टीरियल लोड था, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट था आपकी मल्टी बेसिलरी में। इस कारण इस पेशेंट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है, ये जो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है या लेप्रे है, ये डैमेज करता, नष्ट करता आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर इसको डिस्ट्रॉय करता है और आप बोल रहे हो लेप्रोमिन टेस्ट प्रेजेंस को शो करता है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। जितनी ज़्यादा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो लेप्रोमिन टेस्ट है पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपका जो मल्टी बेसिलरी है, इसमें बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है आपकी इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। और अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी बॉडी में अब नहीं है लेप्रोसी के अगेंस्ट, तो क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव। क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका मल्टी बेसिलरी है, इसमें आपका लेप्रोमिन स्किन टेस्ट नेगेटिव आता है। इसका कारण क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का क्या होना? डेफिशिएंसी होना। अगर मैं आपकी बात करूँ पोसी बेसिलरी की, तो आपको सबको पता है इसमें जो बैक्टीरियल लोड था वो कम था। और अगर बैक्टीरियल लोड कम था तो इसके अंदर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी वो आपके मल्टी बेसिलरी की तुलना में क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर मल्टी बेसिलरी की तुलना में आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज़्यादा होगा तो आपको लेप्रोमिन स्किन टेस्ट क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इस शब्द को क्या करें आप? स्टार मार्क करें। जैसे एक होता है आपका पोसी बेसिलरी, एक होता है आपका मल्टी बेसिलरी, एक होता है आपका पोसी बेसिलरी, एक होता है आपका मल्टी बेसिलरी। तो यहाँ पे आप बोलोगे एक बार मल्टी बेसिलरी। सबसे पहले हम देखेंगे आपका स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट। तो अगर मैं इस टेस्ट की बात करूँ तो आप पीछे बोल के आ रहे थे, जो आपका स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट होता है ये पोसी बेसिलरी में कैसा आता है? नेगेटिव आता है। कैसा आता है? नेगेटिव आता है। और अगर मैं मल्टी बेसिलरी वाले की बात करूँगा, मल्टी बेसिलरी, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है। कौन सा? स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट। इसका कारण आपने क्या बताया था? इसका कारण आपने बताया था बैक्टीरियल लोड। और अगर मैं यहीं पे एक शब्द और जोड़ना चाहूँ आपका, जो आपको पता होगा, आपका कौन सा टेस्ट? लेप्रोमिन टेस्ट। तो अगर मैं लेप्रोमिन टेस्ट की बात करूँ तो पोसी बेसिलरी में कैसा आया था? पॉजिटिव आया था।
और आपका मल्टी बेसिलरी में कैसा आया था, ये आपका नेगेटिव आया था। इसका कारण आपने क्या बताया था, जो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, इसका प्रेजेंस इसका क्या था, इसका कारण था। मतलब आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज़्यादा प्रेजेंट होता है पोसी बेसिलरी वाले पेशेंट में, और कम प्रेजेंट होता है आपके मल्टी बेसिलरी वाले पेशेंट में। तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपका जो लेप्रोमिन टेस्ट होता है, लेप्रोमिन स्किन टेस्ट होता है, ये नेगेटिव आता है मल्टी बेसिलरी वाले पेशेंट में, और पॉजिटिव आता है आपके पोसी बेसिलरी पेशेंट में। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, पोसी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क कर ले, लेप्रोमिन स्किन टेस्ट, और एक होता है आपका स्लिट स्किन स्मेयर, ठीक है, स्लिट स्किन स्मेयर टेस्ट, ठीक है, लेप्रोमिन स्किन टेस्ट। तो ये आप बोल के चलेंगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हम कौन सा ट्रीटमेंट देख के चलते हैं, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं आपके इस पेशेंट। सबसे इम्पोर्टेंट एक ड्रग होती है डेप्सोन, वो आप बता के चलोगे। 100 मिलीग्राम की टेबलेट होती है। रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, और ये मंथली देनी होती है। क्लोफाजिमिन 300 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, और ये 300 मिलीग्राम के 50 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, जो कि देनी होती है। कैसे देनी होती है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पोसी बेसिलरी, एक होता है आपका मल्टी बेसिलरी, इसमें बात करूँ जो ट्रीटमेंट चलता है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन वो 6 मंथ के लिए चलता है, 6 महीने के लिए चलता है। किसमें, बेसिलरी वाले पेशेंट के लिए। और अगर मैं मल्टी बेसिलरी वाले पेशेंट की बात करूँ, जिसमें आपका बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा था, मैं कह सकता हूँ कि बैक्टीरिया का भंडार ही था, तो 12 महीने 12 महीने के लिए चलता है आपका इसका कोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो किस प्रकार देते हैं, कैसा वो ड्रग का जो आप देख सकते हो पत्ता जिसको बोलते हो, वो कैसा दिखाई देता है, ये सब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोसी बेसिलरी वाले पेशेंट की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि कितने महीने के लिए होती है इसकी थेरेपी, 6 मंथ के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट कितने महीने के लिए होती है, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। एक होती है क्लोफाजिमिन, यह आपको नहीं देनी होती है, किसमें, पोसी बेसिलरी वाले पेशेंट। आपको नेवर गिवन इन केस ऑफ पोसी बेसिलरी, उस पेशेंट में नहीं देना है जिसको पोसी बेसिलरी का क्या हो, इन्फेक्शन हो या लेप्रोसी हो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 28 डोज चलती है आपके एक महीने में, एक मंथ में आपका, यहाँ पे आपको 28 महीना मानो, तो आपको 6 महीने तक देना होता है ये प्रोसेस, और 28 डोज होती है एक पत्ते में, जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ की ट्रीटमेंट का जो पहला दिन होगा, जैसे मैं बात करूँ, जैसे आज आपने एक पोसी बेसिलरी वाला पेशेंट था, या आपके क्लिनिक पर आ गया, क्लिनिक पर आने के बाद में आपने इसका ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट आपने चालू किया तो आपको क्या क्या देना होता था, रिफाम्पिसिन देना होता था, ठीक है, और एक आपको डेप्सोन देना होता था। डेप्सोन आपको 100 मिलीग्राम का देना होता है, और अगर मैं रिफाम्पिसिन की बात करूँ आपको तो 600 मिलीग्राम का आपको बता के देना, ठीक है। तो ऐसा आप देख के चल रहे थे, रिफाम्पिसिन 600 mg और डेप्सोन आपका 100 मिलीग्राम। तो ये आपको बताना था सर कैसे देते हैं। अगर मैं फर्स्ट दिन की बात करूँ, आपका जो फर्स्ट दिन है, उस दिन आपको एक डोज दी जाएगी रिफाम्पिसिन, एक डोज दी जाएगी आपको डेप्सोन की। रिफाम्पिसिन की डोज होगी वो 600 mg होगी, और आपकी डेप्सोन की 100 mg होगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो रिफाम्पिसिन देना होता है, ये केवल महीने में एक बार देना होता है। इसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे आपका चलता रहेगा कंटिन्यू, और 28 डे तक आपको देना होता है डेप्सोन, 100 mg। यहाँ भी आपको देना होता है डेप्सोन 100 mg। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, और जैसे ही आपके 28 दिन पूरे होते हैं, आपको फिर से नेक्स्ट के लिए आपको देना होता है क्या, डेप्सोन प्लस रिफाम्पिसिन, डेप्सोन प्लस रिफाम्पिसिन अगले 29 दिन की मैं बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप पैटर्न देख के चल सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे एवरी मंथ आपको देना होता है रिफॉर्मेशन और डेप्सोन, ठीक है। लेफ्ट 27 दिन आपको केवल डेप्सोन देना होता है, फिर 100 mg का 100 मिलीग्राम का। और ब्लू कलर का इसका क्या होता है पैकेट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का पैकेट, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड कलर में जो डोज है ये आपका रिफाम्पिसिन है। तो यहाँ पे रिफाम्पिसिन है जो देना होता है किसके साथ आपको, रिफाम्पिसिन प्लस आपका डेप्सोन के साथ। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है रिफाम्पिसिन प्लस डेप्सोन। आपने एक इसकी दे दी, इसकी दे दी, फिर अगले दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 इस प्रकार देनी होती है। 27 होते ही आपको ये टेबलेट देनी होगी, एक टेबलेट जो रिमेनिंग बच गई थी अभी इसके साथ। आप देख सकते हैं आपने एक डेप्सोन और एक रिफाम्पिसिन की तो दे दी, और उसके बाद आपने कंटिन्यू 1 से लेके 27 तक टेबलेट 28 दिन तक दे दी। और 28 दिन जैसे ही पूरा होगा आपको देनी होगी एक डेप्सोन और एक रिफाम्पिसिन की टेबलेट। उसके बाद आप एक न्यू पैक खरीद सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, ओसी बेसिलरी का ट्रीटमेंट हुआ। आप इसको समझे, क्लोफाजीमाइन नहीं देना होता है किसमें, ओसी बेसिलरी में, क्योंकि ये आपके जो बैक्टीरिया होता है इसको किल करने में मदद करता है। और मैं अगर बात करूँ आपके ओसी बेसिलरी की, तो इसमें आपका जो बैक्टीरिया का लोड होता है वो मल्टी बेसिलरी की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। 28 डोज 28 डोज आपको देनी होती है, हर महीने आपको 28 डोज देनी होती है। अगर मैं पहली डोज की बात करूँ तो उसमें आपका एक होगा डेप्सोन और एक होगा आपका रिफाम्पिसिन, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 27 डोज है, 27 डोज है, तो वो आपको 27 देनी होगी केवल और केवल किसकी, डेप्सोन की। कितने की, 100 mg की आपको बताना है। और जैसे ही आपका 27 1 प्लस 27 28 दिन, और जैसे ही 29वां दिन आएगा आपको डेप्सोन प्लस रिफाम्पिसिन देना होता है। किस प्रकार देना होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लू कलर का पैकेट होता है किसका, ओसी बेसिलरी वाले पेशेंट का। आगे देखते हैं मल्टी बेसिलरी पेशेंट। मल्टी जो बेसिलरी पेशेंट होता है इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना होता है, इम्पोर्टेंट। कितने महीने के लिए ट्रीटमेंट चलता है, 12 महीने के लिए ट्रीटमेंट चलता है। फर्स्ट डोज जो होती है, फर्स्ट डोज उसमें आपको 600 मिलीग्राम रिफाम्पिसिन देना होता है, 100 mg आपको देना होता है डेप्सोन, और क्लोफाजीमिन देना होता है आपको 300। इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, रिफाम्पिसिन महीने में केवल एक बार, रिफाम्पिसिन महीने में केवल एक बार। इसको मैं लिख देता हूँ साइड में, जो रिफाम्पिसिन है वो महीने में एक बार ही देना, ठीक है। तो आप बता के चलोगे रिफाम्पिसिन महीने में एक बार देते हैं, डेप्सोन 100 मिलीग्राम आपको देना होता है और क्लोफाजीमाइन देना होता है, ठीक है। बचे हुए 27 दिन, क्योंकि आपने 28 दिन का यहाँ पे महीना माना है, 27 दिन आपको देना होता है डेप्सोन 100 मिलीग्राम और क्लोफाजीमिन 50। या आप इम्पोर्टेंट मार्क करें इसको, मतलब 50 मिलीग्राम देनी होती है आपको क्लोफाजीमिन, जो पहले 300 दी जा रही थी। कब, जब आपका फर्स्ट डोज था। और जो रिमेनिंग 27 डेज है उस समय आपको 50 मिलीग्राम देनी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी एक डेप्सोन की टेबलेट है वाइट कलर की, ये आप बोल के चल सकते हो कि एक रिफाम्पिसिन है, ठीक है। और ये आपका है क्या, एक है आपका क्लोफा। तो ये आप देख के चल रहे हो, डेप्सोन, क्लोफाजीमिन और रिफाम्पिसिन तीनों आपने पहले दे दी। इम्पोर्टेंट मार्क करो इसको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके 300 mg की है, ये आपके 600 मिलीग्राम की है, और ये आपके 100 mg की है, ठीक है। ये आपने दे दी फर्स्ट दिन। उसके बाद में सेकंड दिन आपका चलता है केवल क्लोफाजीमिन और आपका डेप्सोन, ये आपका 50 mg, ये आपका चलता है कितने दिन, 100 mg। ऐसा आपका फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27।
27 डेज तक देनी होती है आपको डेप्सोन प्लस आपका क्लोफाजिमिन 50 mg, और डेप्सोन देनी होती है आपको 100 mg, ठीक है। और जैसे ही आपका 28वां दिन आता है तो आपको देनी होती है क्या, एक डेप्सोन, एक रिफाम्पिसिन और एक क्लोफाजिमिन, ठीक है। डेप्सोन देनी होती है आपको 600 mg, डेप्सोन देनी होती है आपको 100 mg, ओनली 100 mg। रिफाम्पिसिन देनी होती है आपको 100 mg और क्लोफाजिमिन देनी होती है आपको 300। तो इस प्रकार ये एक प्रोसेस होता है आपके कोसी बेसिलरी में ड्रग्स का देने का। तो आइए एक बार देखते हैं इसका एक शॉर्ट रिवाइज कि हमने लेप्रोसी में क्या पढ़ा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, और हैंसन डिजीज का दूसरा नाम है क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। सोशल डिजीज भी आप इसको बोलते हो। अगर मैं पॉजिटिव एजेंट की बात करूँ तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपको बता के चलना है, ठीक है। इसका साइज कैसा होता है, रोड शेप होता है। और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था, और 1983 नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम आया था। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि जो आपका नेजल सिक्रेशन होता है उसके एक एमएल में लगभग 10 से 20 लाख तक क्या पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो आपको कौन सा इन्फेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन बताना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन बताना है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 5 साल तक होता है। 3 से 5 साल तक आपको इसका क्या बताना है, इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड है। इसका कारण ये है कि ये डिजीज क्या है, मोर इन्फेक्टेड तो है लेकिन पैथोजेनिसिटी नहीं है, मतलब ये डिजीज को बहुत ही कम लोगों में करती है। एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद डिजीज कोज ही नहीं हुई, डिजीज हुआ ही नहीं, साइन सिम्टम आए ही नहीं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया, बहुत लेट हो गया। 3 to 5 या 3 से लेकर 5 साल तक आप उसका इंक्यूबेशन पीरियड बता के चलना है। अगर मैं कार्डिनल साइन की बात करूँ तो जो आपका स्किन होगा, स्किन पे कुछ लीजन्स बनेंगे, स्किन पे कुछ लीजन्स दिखाई देंगे जो कि क्या होंगे, हाइपोपिगमेंटेड होंगे, जैसे क्या होंगे, हाइपोपिगमेंटेड देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट बात, इन लीजन्स पे देखने को मिलेगा आपको सेंसेशन का लॉस। अगर मैं सेंसेशन में बात करूँ तो सबसे पहले आपको कौन सा सेंसेशन का लॉस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का। सबसे पहले आपको कौन सा लॉस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का। उसके बाद में आपको टच का देखने को मिलेगा, उसके बाद में पेन का, फिर प्रेशर का। मतलब सबसे पहले टेम्परेचर का, फिर आपको देखने को मिलेगा टच का, फिर किसका, पेन का, फिर प्रेशर का। तो ये आपका क्या है, क्रम है, जो कि सेंसेशन लॉस होने का क्रम है। फर्स्ट साइन सिम्टम हाइपोपिगमेंटेड है, हाइपोपिगमेंटेड पैच बनते हैं जो कि आपको स्किन पे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन देखने कंप्लीट और पार्शियल भी हो सकता है ये सेंसेशन का लॉस। और जो नर्व होती है उनका क्या होता है, थिकनेस देखने को मिलता है, मतलब वो मोटी देखने को मिलती है नॉर्मल से। यहाँ पे देखो आपके डायग्राम भी है, इसमें देखो हाइपोपिगमेंटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके आसपास जो एरिया है थोड़ा वो रेडनेस दिखाई दे रहा है। तो हाइपोपिगमेंटेड के साथ साथ क्या हो गया, इरिथमेटेड लीजन्स या पैच आपके बनते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO की बात करें, WHO के अनुसार जो आपके लेप्रोसी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका कोसी बेसिलरी और एक होता है आपका मल्टी बेसिलरी। कोसी बेसिलरी की हम अगर बात करें तो जो आपका बैक्टीरियल लोड होता है वो क्या होता है, इसमें कम देखने को मिलता है। किसकी तुलना में, आपका मल्टी बेसिलरी की तुलना में। मल्टी बेसिलरी में अगर मैं आपका बैक्टीरियल लोड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो आपका स्किन होता है, कोसी बेसिलरी में जो आपका स्किन होता है, स्किन में आपका बैक्टीरिया प्लेयर नहीं होता है, ठीक है। अगर मल्टी बेसिलरी की एक इम्पोर्टेंट बात है, जो डिजीज का ट्रांसफर होता है या डिजीज ट्रांसमिशन होता है वो कौन सा पेशेंट करता है, वो पेशेंट जो कि मल्टी बेसिलरी लेप्रोसिस से पीड़ित है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो स्किन पे लीजन्स बनते हैं तो आपके कोसी बेसिलरी में लगभग 1 से 5 तक लीजन्स देखने को मिलते हैं। आपका मल्टी बेसिलरी में लगभग आपको 6 या 6 से ज़्यादा लीजन्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ नर्व की तो कोसी बेसिलरी में आपका पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व नहीं होगा, या अगर होगा तो केवल एक ही नर्व आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो मल्टी बेसिलर होता है उसमें आपको एक से ज़्यादा नर्व क्या देखने को मिल सकता है, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। स्किन स्मीयर नेगेटिव, जो आपका स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है किसमें, आपके कोसी बेसिलरी में। और स्किन स्मीयर यानी स्लिट स्किन स्मीयर जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है किसमें, आपके मल्टी बेसिलरी में।
इसका कारण मैं बता के आ चुका हूँ, आपका क्या, आपका बैक्टीरियल। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें, स्टार मार्क करें कि जो आपका स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, किसके लिए, आपके पॉसिबेसिलाई पेशेंट के लिए, और मल्टी जो बेसिलरी लेप्रोसी वाला पेशेंट है उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ मैं आपको इनका डिफरेंस बता चुका हूँ। देखो, ओनली मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी वाला जो पेशेंट होता है वो ट्रांसफर करता है डिजीज को, किसे, पर्सन टू पर्सन में, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूँ तो ये आपका नेगेटिव पॉसिबेसिलरी के पेशेंट के लिए, पॉजिटिव आपके मल्टी बेसिलरी पेशेंट के लिए। स्टार मार्क कर चुका हूँ, इनको याद करें, समझे। आगे देखते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं आपके पॉसिबेसिलरी पेशेंट के और एक मल्टी बेसिलरी पेशेंट के। इंडिटरमिनेंट, ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डरलाइन, लेप्रोमेंटस, लेप्रोसी। तो ये आपके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे पॉसिबेसिलरी पेशेंट और मल्टी बेसिलरी पेशेंट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इनको मैंने डीप में नहीं बताया आपको, बाकी इनके बारे में बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपका लेप्रोमेंटस लेप्रोसी, जो कि आपका किसका हिस्सा होगा, जो कि आपका हिस्सा होता है मल्टी बेसिलरी वाले पेशेंट का। तो ये क्या करता है, डिजीज को ट्रांसफर करता है। अगर मैं बात करूँ, अगर यहीं पे अगर ट्यूबरकुलोइड शब्द वो देता तो आपका ये मदर जो ट्रांसफर कर रही है इन्फेक्शन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, वो नहीं बता के चलते, आप उसको क्या बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं लेप्रोसी डिजीज की बात करूँ तो ये हाईली इन्फेक्टिव डिजीज और लो पैथोजेनिसिटी है, मतलब हाईली इन्फेक्टेड है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैलती है, पर्सन में बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन डिजीज बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। इट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिकल ट्रांसमिशन, इंसेक्ट वेक्टर, या आपका मदर से जो आपका फीटस होता है उसमें क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो सकती है, और इंसेक्ट या आपका जो वेक्टर होता है उससे भी ट्रांसमिटेड हो सकती है। डायग्नोसिस की बात करें, ये मैं बता के आ चुका हूँ, आपका स्लिट स्किन टेस्ट। अगर मैं किसकी हेलो एवरीवन, मैं शोएब आज आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव में। और गाइस सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? गाइस अपनी क्लास का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल फिक्स है, 12 बजे अपनी क्लासेस होती है। और आप सभी के लिए स्पेशली, आप सभी के लिए क्या, CHO से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या MCQs लेके आते हैं। जी हाँ, तो साथियों ज्यादा से ज्यादा आप MCQs को सॉल्व कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो वीडियो है उसमें बने रहिए, उस वीडियो में बनते रहिए और साथ के साथ लाइक भी करते जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज यूज्ड इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस